तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग का पहले से डिसाइड हो गया था कि 1 अक्टूबर से हम लोग यूपी टेट और सी टेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो आज उसी से रिलेटेड मैं पहला वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ। आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती जाएं जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। ये 1 से 1.5 महीने का क्रैश कोर्स रहेगा। हम लोग सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। आप देखते जाइए, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा और आपका यूपी टेट एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैश हो जाएगा। बाकी जिनके पास बहुत पैसा है वो कोचिंग भी जा सकते हैं। बाकी आप कंटेंट मैच कर लीजिएगा। कंटेंट जो हम आपको पढ़ाएंगे और आप जो कोचिंगों में पैसा दे के पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास, यानी कि मनोविज्ञान में शिक्षा को किस प्रकार से शामिल किया गया। मनोविज्ञान का अर्थ यानी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में एजुकेशन को किस तरह से शामिल किया गया। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उससे क्या क्षेत्र हैं, उसकी उपयोगिता एक टीचर के नज़र में क्या है। तो ये सारी बातें हम आपके साथ आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो थोड़ी सी बात हम मनोविज्ञान की कर लेते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ होता है साइकोलॉजी, ठीक है, या मन का विज्ञान आप कह सकते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें मन का अध्ययन किया जाए वही है मनोविज्ञान। ठीक, तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में आपके तरह तरह के दर्शन शास्त्री हुए हैं, उन्होंने तरह तरह के सिद्धांत दिए हैं। कुछ आपके अध्यात्मवादी विचारक हुए हैं, कुछ भौतिकवादी विचारक हुए हैं। ठीक है, तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि अध्यात्मवादी विचारक कौन से हैं। तो अध्यात्मवादी विचारक का अर्थ है कि जो लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लौकिक जीवन का मतलब ये जो दुनिया हमें दिख रही है ये लौकिक जीवन है। पारलौकिक जीवन का मतलब जो हमें नहीं दिखता, यानी लोक के उस पार, यानी कि स्वर्ग और नर्क आप समझ सकते हैं। तो अध्यात्मवादी जितने भी विचारक हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपके कर्म किस प्रकार के हों कि आपको स्वर्ग मिले या नर्क ना मिले। तो उनकी नज़र में जो शिक्षा की डिफिनीशन है, तो उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको मुक्ति मिले, क्योंकि उनका पूरा फोकस मुक्ति पे है कि अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो वह ऐसे कर्म करे कि उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो अध्यात्मवादी विचारक जो आपके हैं उन्होंने शिक्षा को ऐसा माना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको मुक्ति दिला सके। ठीक है, फिर अध्यात्मवादी विचारक जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मुक्ति मिल सके। लेकिन आज के ज़माने में शिक्षा का मतलब क्या है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे नियुक्ति मिल जाए। आप लोग भी सब लोग इसीलिए नियुक्ति के लिए ही पढ़ रहे हैं कि सारे लोग पढ़ के यूपी टेट क्रैश कर लें और उनको नियुक्ति मिल जाए और टीचर बन जाए। खैर, तो ये तो क्लियर होगा कि अध्यात्मवादी विचारक क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है, क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि अध्यात्मवादी विचारकों की दृष्टि में शिक्षा है, ठीक है, मुक्ति का एक साधन, या 3-4 ऑप्शन और आपको रख देगा। तो आपको याद रखना है कि अध्यात्मवादी जो हमारे विचारक हैं उनकी नज़र में शिक्षा मुक्ति का साधन है। वो शिक्षा को सिर्फ मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानते थे कि ऐसे पढ़ो कि बस मुक्ति मिल जाए इस संसार से। फिर दूसरा हमारे भौतिकवादी विचारक हैं। भौतिकवादी विचारक का मतलब जो थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करते हैं कि मतलब जो हमें दिख रहा है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य के लौकिक जीवन को ही सत्य इन्होंने माना है। मतलब ये जो हमको आसपास दिख रहा है यही सत्य है। इनका जो मेन पर्पस है, इनके थ्योरीज हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका मेन यही मानना है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना, यानी कि आप सुख से जीजिए और स्वर्ग नर्क के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना जीवन जो है वो सुखपूर्वक व्यतीत कीजिए, स्वर्ग और नर्क का चक्कर छोड़ के। ठीक है, तो इन्होंने भी शिक्षा को सुख का साधन माना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सुख प्रदान कर सके। फिर एक आते हैं हमारे चारवाक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जब हमारे गौतम बुद्ध हुए तो गौतम बुद्ध के आसपास चारवाक विचारक भी हुए। इनका कहना है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। मतलब इनका भी देखो, चारवाक जो थे वो कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि मतलब जब से जियो सुख से जियो। अगर उधार लेके भी घी पीना पड़े तो उधार लेके घी पियो, लेकिन सुख से जियो। तो इनका शिक्षा के क्षेत्र में भी यही कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को सुख की प्राप्ति करा सके, अर्थात ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को सुख ना प्रदान करे उसको इन्होंने शिक्षा नहीं माना है। फिर आप थोड़ा और मॉडर्न एरा में आएंगे और थोड़ा आधुनिक काल में आएंगे तो आपको एक विचारक मिलेंगे हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय करना है।
मतलब जो आपके अंदर की शक्तियां हैं उनका रिलेशन आप बाहर के जीवन से कैसे कर सकें, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आप ऐसी शिक्षा प्राप्त कीजिए कि आपकी जो अंतर शक्तियां हैं यानी कि जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसको बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी लाइनें आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन में मिल सकती हैं। सीधे सीधे नाम से भी पूछ सकता है ये डिफिनीशन देके कि ये डिफिनीशन किस विचारक ने दी है, तो आपको याद रखना है हर्बर्ट स्पेंसर। और घुमा के भी पूछ सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। ध्यान रखिए कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। जो वीडियो को स्किप करेंगे उनके 1-2 नंबर भी ये मान लीजिए स्किप हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले विचारक हमारे आते हैं प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी का मतलब होता है फॉर रीज़न, मतलब ये ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। ठीक है, तो ये शिक्षा के पीछे का रीज़न मानते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास कर सके। यानी कि आप एक समाज का अंग हैं, आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप एक सोसाइटी का पार्ट हैं। तो आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप उस शिक्षा को प्राप्त करके सोसाइटी के निर्माण में कुछ योगदान कर सकें, यानी कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्षमताएं डेवलप कर सकें। तो जो हमारे प्रयोजनवादी विचारक हैं तो उन्होंने शिक्षा को कैसा माना है, उन्होंने शिक्षा को माना है कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे आपके समाज का निर्माण हो सके। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं आप उनका इस्तेमाल समाज के निर्माण में करिए शिक्षा की मदद से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षा शब्द की। तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सबको पता होती है। आपका हिंदी में भी ये काम आ सकता है कि शिक्षा में जो है आ प्रत्यय लगता है। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में आके ऐड हो जाए और उनका अर्थ चेंज कर दें। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग का जस्ट उल्टा, यानी कि लास्ट में ऐड हो जाए। ठीक है, तो शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय, आपको याद रखना है। फिर शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि सीखने और सिखाने की क्रिया। मतलब हम जो भी सीखते हैं और किसी को सिखाते हैं ये सारा आपका शिक्षा के अंतर्गत काउंट होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है कि शिक्षा है, 4 ऑप्शन डाल देगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा सीखने और सिखाने की क्रिया। तो आपको याद रखना है कि जो शिक्षा का अर्थ है वो सीखने और सिखाने की क्रिया भी है। ठीक है, फिर इंग्लिश वर्ड की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में शिक्षा को बोलते हैं एजुकेशन, सबको पता है। तो एजुकेशन शब्द जो है वो आपका एजुकेटम से बना है, लैटिन वर्ड है ये एजुकेटम। ठीक है, एजुकेटम का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना, यानी कि जो आपकी जन्मजात शक्तियां हैं उनकी बाहर अभिव्यक्ति करना। आपको जो टैलेंट प्राप्त हुए हैं आप उनको बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाएँ, ऐसा पीछे भी मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिक्षा के ये सारे अर्थ हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा तो वो आपका सही होगा। पहला शिक्षा सीखने सिखाने की क्रिया है। दूसरा शिक्षा क्या है? जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना भी शिक्षा है, यानी कि जो आपके अंदर के टैलेंट्स हैं उनको बाहर की दुनिया से कनेक्शन करना भी शिक्षा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजी की। आखिर साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे मन का विज्ञान है वही साइकोलॉजी है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मन का अध्ययन करती है। फिर मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्दों से हुई है, साइक और लॉगोस। ठीक है, साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है स्टडी। ठीक, तो यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो स्टार्टिंग के जो विचारक थे उन्होंने साइकोलॉजी का अर्थ बताया आत्मा का अध्ययन। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए साइकोलॉजी का वर्ड चेंज होता गया, साइकोलॉजी शब्द का जो अर्थ है वो चेंज होता गया। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन बना है कि साइकोलॉजी का अर्थ कैसे कैसे चेंज हुआ, ये बातें भी हमें याद रखनी है। तो स्टार्टिंग में साइकोलॉजी किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, जो आपका मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का अंग था, यानी कि फिलॉसफी का पार्ट था। फिर दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में इसके अर्थों में कई बार परिवर्तन हुआ है, यानी कि फिर फिलॉसफी से क्या हुआ, साइकोलॉजी जो है वो धीरे धीरे फिलॉसफी से अलग होने लगी। तो जैसे जैसे फिलॉसफी से अलग हुई हमारी साइकोलॉजी, इसका अर्थ भी बदलता गया। ठीक है, तो लास्ट में इसका जो फाइनल अर्थ जो आज हम लोग समझते हैं वो क्या बना? व्यवहार का अध्ययन, यानी कि हमारे बिहेवियर का जो भी हम स्टडी करते हैं वो सारा आपका साइकोलॉजी में आता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको देता है कि साइकोलॉजी का सही अर्थ क्या है, तो आप बता देंगे व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बिहेवियर का अध्ययन। जो हम लोग के व्यवहार का अध्ययन होता है वही साइकोलॉजी है।
ठीक है, अब देख लेते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ कैसे कैसे चेंज हुआ, किसने क्या क्या बताया। तो प्राचीन काल में जब आप जाएंगे तो हमारे विचारक जो हुए प्लेटो और अरस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे विचारक हैं। ठीक है, आगे आपको साइकोलॉजी में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तो इनका जो मत था, यानी कि इन्होंने जो बताया, इन्होंने मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना, यानी कि इन्होंने माना साइकोलॉजी वो है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए। ठीक है, फिर मध्य युग में आप आएंगे तो मनोविज्ञान का विषय बदल के क्या हो गया, मन हो गया, यानी कि अब मन को मनोविज्ञान का विषय माना जाने लगा, यानी मन का अध्ययन मनोविज्ञान। कब ये अर्थ है, मध्य युग में। फिर आप जब आधुनिक युग में आएंगे तो चेतना को मनोविज्ञान का विषय माना। चेतना यानी कि हमारी समझ, जो हमारी बाहरी दुनिया की समझ है, उसको मनोविज्ञान का विषय माना गया। और फिर जो आधुनिक युग के ही समकालीन वैज्ञानिक कुछ हुए हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने व्यवहार को मनोविज्ञान का विषय माना, यानी कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान का विषय है वो हमारा व्यवहार है। तो व्यवहार को किसने किसने माना मनोविज्ञान का विषय, B.F. स्किनर हो गए, पावलाव हो गए, वुडवर्थ हो गए, वाटसन हो गए। और मनोविज्ञान को का विषय चेतना को किसने माना, तो विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स ली। ठीक है ना, ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। देखिए सीटेट में तो ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन यूपी टेट में फैक्ट के चक्कर में आपसे सब पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि मनोविज्ञान का विषय व्यवहार है, ऐसा किसने माना है। 4 ऑप्शन आपको डाल देगा, इसमें से कोई ऑप्शन एक हटा देगा। तो आपको याद रखना है, स्किनर, पावलाव, वुडवर्थ और वाटसन, ये जितने भी हैं, इन्होंने मनोविज्ञान का विषय आपका व्यवहार माना है। ठीक है, फिर वुडवर्थ ने क्या कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है ये यूपी टेट में पूछा गया सेंटेंस है। ठीक है ना, ये सेंटेंस दे दिया था और 4 ऑप्शन दे दिए थे कि ये सेंटेंस किसने कहा है। तो आपको याद रखना है ये सेंटेंस वुडवर्थ ने कहा है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि देखिए आपका विषय स्टार्टिंग में मनोविज्ञान का क्या था, आत्मा था, फिर चेंज होके मन हो गया, उसके बाद चेतना हो गया, और फाइनली क्या हो गया, व्यवहार हो गया। ऐसे ही तो चेंज हुआ है ना मनोविज्ञान का विषय। पहले आत्मा का स्टडी की जाती थी मनोविज्ञान में, फिर मन की स्टडी की जाने लगी, फिर चेतना की स्टडी की जाने लगी, और फाइनली व्यवहार की स्टडी की जाने लगी। तो वुडवर्थ ने यही कहा है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और फाइनली ये आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है, यानी कि व्यवहार को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नहीं अगर कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं, मैं उसको देख के आपको रिप्लाई दे दूंगा। फिर अब शिक्षा कैसे शामिल हुई मनोविज्ञान में, तो वास्तव में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय प्रकृतिवादी विचारक जीन जेकस रूसो के सिद्धांतों में मिलता है। देखिए आपकी शिक्षा को मनोविज्ञान में इंक्लूड कराया रूसो ने। ठीक है, अब देखिए इस लाइन से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कि शिक्षा को मनोविज्ञान में किसने स्थान दिलाया, तो रूसो ने। और दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि रूसो कैसे विचारक हैं, प्रकृतिवादी। ठीक है, तो रूसो प्रकृति पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर बच्चे को सिखाना है, बच्चे को कुछ पढ़ाना है, तो आप उसको नेचर के बीच ले जाइए। प्रकृति के बीच बच्चा जितना सीख सकता है उतना कहीं सीख नहीं सकता, ऐसा रूसो का कहना है। ठीक है, तो रूसो ने एक तरह से आंदोलन चलाया कि शिक्षा को मनोविज्ञान में स्थान दिया जाए। ठीक है, फिर रूसो ने अपनी एक बुक लिखी जिसका एमिल नाम है। तो आपको ये बुक का नाम भी याद रखना है रूसो की। ठीक है, क्या नाम है इसका, एमिल। तो एमिल में इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की शिक्षा की ओर दिया जाए, यानी कि जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं वो इस तरह के सिद्धांत डेवलप करें कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। इसके बाद आता है अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत। ये कहाँ से थे, अमेरिका से। यूपी टेट में जगह को लेके भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि पूरा आप पेपर उठा के देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कम, इसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो फैक्ट की नज़र से आपसे ये भी पूछ सकता है थॉर्नडाइक कहाँ से थे, तो अमेरिका से। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत। अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत क्या है, इसको हम आगे की क्लासेस में आपके साथ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि अभ्यास और त्रुटि का जो सिद्धांत है उसको थॉर्नडाइक ने दिया, और थॉर्नडाइक अमेरिका से रिलेटेड थे। ठीक, फिर थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है पहला, यानी कि अगर हम बात करें
कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसको एजुकेशन में फर्स्ट माना जाता है, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है और इनकी बुक का क्या नाम है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बुक्स पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप बुक इनकी याद कर लीजिए। देखिए सारी बुक नहीं याद करनी, जो आपके प्रोमिनेंट आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनकी बुक्स आपको याद रखनी। जैसे रूसो की बुक आपकी हो गई एमिल, ठीक है, और थॉर्नडाइक की बुक आपकी हो गई शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, फिर इन्होंने अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया। मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने शिक्षा पे डिटेल पे अध्ययन करना चालू किया थॉर्नडाइक ने। इसके पहले जो विचारक हुए थे उन्होंने सिर्फ थोड़े थोड़े सिद्धांत दिए, लेकिन शिक्षा पे इतना डिटेल अध्ययन नहीं किया। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, शिक्षा पे बहुत डिटेल अध्ययन किया और शिक्षा को मनोविज्ञान की एक ब्रांच यानी कि शाखा के रूप में डेवलप किया। तो अब शिक्षा यानी आपका मनोविज्ञान का एक शाखा बन गई, पार्ट बन गई, और इसका श्रेय किसको जाता है, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो फाइनली अगर हम सारे जितने भी ऊपर हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े, तो उनका अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो क्या निकल के आता है कि शिक्षा जो है वो फाइनली मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। यानी कि हम जो अपने बिहेवियर का जो साइंस है, यानी कि आपके व्यवहार का जो अध्ययन है, फाइनली वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि मनोविज्ञान का जो फाइनल अर्थ है वो क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो चाइल्ड और एक तो डेवलपमेंट। चाइल्ड का अर्थ है बालक और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास। तो बाल का अर्थ क्या होता है साइकोलॉजी की नज़र में, तो बाल का अर्थ है बाल्यावस्था से। ठीक है, तो बाल्यावस्था आपकी कब से, जन्म से 12 वर्ष तक होती है। यानी कि जो आपका अध्ययन चालू हो जाता है वो गर्भावस्था से ही चालू हो जाएगा। गर्भावस्था से लेके युवावस्था और युवावस्था से लेके परिपक्वावस्था यानी मैच्योरिटी लेवल तक जब तक आप पहुंचेंगे, तो कॉन्सेप्शन से लेके मैच्योरिटी लेवल तक, इसके बीच आपका पूरा जो है वो साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी साइकोलॉजी जो बच्चे की स्टार्ट हो जाती है वो गर्भावस्था से ही हो जाती है। उसके बाद फिर युवावस्था परिपक्वावस्था तक आपका अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा बाल्यावस्था की एज कब से कब तक है, तो जन्म से 12 वर्ष तक। जब आपका जन्म होगा उसके बाद 12 साल तक आपकी बाल्यावस्था कही जाएगी। इसके बाद और भी कई सारी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था है, युवावस्था है, तो इसको हम आगे की वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर विकास का क्या अर्थ है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से हो जाता है या जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है। तो जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब आपका जन्म भी नहीं होता है, आप इस दुनिया में आते भी नहीं हैं, तभी आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में धीरे धीरे आप आते हैं। मतलब आप गर्भ से इस दुनिया में आपका जन्म हो जाता है और आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका विकास बाहर की दुनिया में होता है। कौन कौन सा विकास होता है, जैसे आपका शारीरिक विकास हो गया, आपका मानसिक विकास हो गया। तो धीरे धीरे इसमें चेंजमेंट होते रहते हैं। ठीक है, क्रमिक परिवर्तन। तो यानी विकास अचानक से नहीं हो जाता। विकास क्या है, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, विकास एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि विकास आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली बात आपका रखनी कि गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कब तक चलेगा, तो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी रूप में आपका विकास चलता रहेगा। शारीरिक विकास एक जगह पे आके रुक जाएगा, मानसिक विकास आपका होता रहेगा, नैतिक विकास होता रहेगा, कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे। तो यानी विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी पूरे जीवन भर किसी ना किसी रूप में आपका डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। स्टार्टिंग इसी कहाँ से होगी, गर्भावस्था से, और ये कहाँ तक जाएगा, आपकी मृत्यु तक। मृत्यु के पहले तक आपका विकास किसी ना किसी फॉर्म में चलता रहेगा। तो ये सारी बातें आपको विकास को लेके याद रखनी है। फिर जो आपका विकास है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष यानी कि फॉल। तो आपका ऑरिजिन कैसे हुआ, आप ग्रोथ आपने कैसे करी, और फॉल यानी कि मृत्यु। तो इन 3 पार्ट्स तक आपका विकास चलता है। ये विकास कोई भी हो सकता है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये एक साथ नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको क्लियर करके रखनी है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है विकास, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया है एक। बाकी विकास के साथ एक शब्द और जुड़ के आता है जिसको हम कहते हैं अभिवृद्धि।
तो विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, इसका नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, ठीक है ना। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, क्या क्या इनके डायमेंशंस हैं। तो देखिए पहली क्लास ये आपकी बहुत बेसिक क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आपको साइकोलॉजी का अर्थ बता रहा हूँ और बाल विकास का अर्थ बता रहा हूँ कि आखिर बाल विकास है क्या, साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी में शिक्षा कैसे शामिल हुई। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर अगला जो आपका टॉपिक है, रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर अ टीचर, कि आखिर बाल विकास का अध्ययन एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए आपको फोकस इसी बात पे करना है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आप उसका टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो बाल मनोविज्ञान है वो शिक्षा को एक सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है, यानी कि आपको एक विज़न देता है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कि आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाएँ। जब तक आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा आपका विज़न डेवलप नहीं होगा। मतलब आपको बच्चे की साइकोलॉजी ही नहीं पता है कि बच्चे किस उम्र में क्या सीखते हैं। अब मान लीजिए आपको साइकोलॉजी नहीं पता है, उम्र है पहाड़ा सिखाने की, आप उनको सिखा रहे हैं 3 3 4 4 संख्याओं के गुणा और भाग। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किस स्टेज में कम होता है, किस स्टेज में अधिक होता है, ठीक है, क्या क्या उसकी रुचियाँ होती हैं, क्या क्या इंटरेस्ट होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी ना आप अपनी टीचिंग को अच्छे से अच्छा बना सकेंगे, ठीक है। तो यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है, शिक्षा को एक सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। फिर दूसरा पॉइंट आपका है कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो बालक का विकास की जो स्थितियां हैं उनका ज्ञान आपको हो जाएगा कि किस स्थिति में बालक का विकास किस अवस्था में पहुंचता है। तो उसी पे बेस्ड आप उसकी रुचि यानी कि इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए आप अपनी फिलॉसफीज़ को डेवलप कर सकते हैं कि आप उसको कैसे पढ़ाएं, ठीक है। तो जब तक आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो आप उसकी रुचियों का ना ज्ञान रख पाएंगे और ना उसको सही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बाल मनोविज्ञान का अर्थ पता होना बहुत आवश्यक है। फिर बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करता है, यानी कि आपको अगर कक्षा में एक इन्वायरमेंट तैयार करना है अच्छा सा स्टडी के लिए तो आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर बाल मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। यानी कि अगर आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो आप अपने स्टूडेंट से प्रेम कर पाएंगे, सहानुभूति उनके प्रति रख पाएंगे, सहानुभूति का मतलब दया का भाव, ठीक है। समदर्शी व्यवहार कर पाएंगे, यानी समदर्शी व्यवहार का अर्थ है कि एक समान व्यवहार सबके साथ कर पाएंगे। तो ऐसा आप कब कर पाएंगे, जब आपको बाल मनोविज्ञान का अर्थ पता हो। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछ देगा कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता है, और उसमें से एक ऐसा पॉइंट भी डाल देगा जिसका बाल मनोविज्ञान से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आप वो पॉइंट आसानी से पहचान जाएंगे। तो फिलहाल तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है। फिर बाल मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। अगर आपको शिक्षण विधियों को अपनी प्रभावशाली बनाना है, इफेक्टिव बनाना है अपनी टीचिंग को, तो आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बाल मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है कि हर बालक अपने आप में अलग होता है, उसका मेंटल लेवल अलग होता है, उसका फिजिकल लेवल अलग होता है, ठीक है, उसका मॉरल लेवल अलग होता है। तो यही है व्यक्तिगत भिन्नता की मतलब पर्सनली हर बालक एक दूसरे से अलग है। तो आपको हर बालक के लिए थोड़ा सा अलग अलग अपनी टीचिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको बाल मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान होगा। फिर बाल मनोविज्ञान आपको पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है, यानी कि आप अपना सिलेबस बना रहे हैं तो आपको किस बच्चे के लिए सिलेबस में क्या रखना है इसका ज्ञान आपको बाल मनोविज्ञान ही देता है, ठीक है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान ही आपको बताएगा कि बच्चे का मेंटल लेवल किस स्टेज में किस उम्र में क्या रहेगा, तो उसी हिसाब से आप उसका सिलेबस का निर्माण करेंगे। फिर बाल मनोविज्ञान शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करता है, यानी कि जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है अगर आपको इसका ज्ञान होगा तो आप बच्चे को अच्छे से निर्देशन दे पाएंगे, यानी कि सलाह दे पाएंगे, उसको डायरेक्शन दे पाएंगे कि कैसे वह एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक डायरेक्शन भी, यानी व्यावसायिक मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कुछ अर्निंग कर सके। तो आप ये सब उसको डायरेक्शन कब दे पाएंगे, जब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान होगा। फिर
बाल मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। आपको क्लास में डिसिप्लिन बनाना है तो टीचर्स क्या करते हैं, डंडा उठाया एक तरफ से पकड़ के पीट दिया। तो याद रखिएगा सीटेट या यूपी टेट में इस तरह के ऑप्शन में तो आपको कभी टिक नहीं लगाना है। बच्चे को कुछ नहीं करना है, ना बच्चे को मारना है ना बच्चे को पीटना है। अगर बच्चा सही सलामत बच गया तो मतलब आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम भी निकल गया। तो अगर आप तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी कहती है कि आप क्लास में अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो आप मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। आप ये डंडा मारपीट ये सब इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा कब कर पाएंगे, जब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान होगा, तभी आप साइकोलॉजी इस्तेमाल करके बच्चों को बिना मारे पीटे ही अनुशासन में ले आएंगे। फिर बाल मनोविज्ञान अध्यापक के बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। तो अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान है तो बच्चे का नेचर कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से उस पर अपनी टीचिंग मेथड्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली क्लास, जो बहुत ही बेसिक क्लास थी। हमने बेसिक चीज़ों को इसमें जाना। आगे जैसे जैसे वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा आपको चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। जितना मैं यहाँ पढ़ाता जाऊँगा सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने डालता जाऊँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सलाह तो आपको यही रहेगी कि आप नोट्स बनाने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार आपकी कलम के नीचे से जो चीज़ गुजर गई वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाती है जब आपका पेपर आता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।